नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की। साधु की गलत व्याख्या से शंकराचार्य नाराज हो गए। छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड की पुस्तक पर ऐतराज जताया है। एक पाठ को लेकर शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है। हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर पुस्तक के पन्ने को फाड़ा। धर्म सभा के दौरान जाहिर की नाराजगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाराज हुए। धर्म के मामले में ये सब शोर मचाते हैं। जो धर्म का अंतरण करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं वो, और जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं वो। मजे की बात यह है कि दोनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। दोनों राजनीतिक कारण से करते हैं। धर्म के कारण धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की बयार बही हुई है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता मतलब हर व्यक्ति एक वोट है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी गोल बढ़ाओ, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और किसी न किसी नाम पे अपनी गोल बढ़ा लो। तो एक एक आदमी, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक एक वोट से जीत और हार हो जाती है। तो एक एक आदमी बढ़ाने के लिए ये मतांतरण हो रहा है। ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति के कारण हो रहा है। तो देखा आपने, शंकराचार्य जी काफी नाराज हुए। उनका ये कहना है कि ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति के कारण हो रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, साधु की गलत व्याख्या से शंकराचार्य काफी नाराज हो गए। यहां तक कि उन्होंने एक पुस्तक का पेज तक फाड़ दिया। इतनी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और सीधे तौर पर उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक कह सकते हैं कड़े शब्दों में उनका यह भी कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति होती है। धर्म के नाम पर धर्म के लिए कुछ नहीं होता है, बल्कि राजनीति के लिए धर्म की आड़ ली जाती है। मनीष। बिल्कुल रेणु, जिस तरह से उनका लगातार इस मामले को लेकर वो मुखर होकर उनका बयान जो है वो सामने आ रहा है, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर हो, और ये पाठ को लेकर है। तो उनका 2 दिवसीय कवर्धा प्रवास है। इस दौरान वो जुनवानी कर एक जगह है, वहाँ पे धर्म प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा था। श्री भागवत कथा में वो शामिल होने गए थे। इसी दौरान वो बात करते हुए ये जो किताब छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक में छपी हुई है उसमें साधु की गलत व्याख्या से उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की कि ये जो लिखा गया है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है। ऐसे जो पाठ्यक्रम अगर शामिल किए जाएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, और उनमें उनका विचार आगे चल के क्या होगा। तो ये इन्होंने उसे हिंदू धर्म के खिलाफ बताते हुए सभा स्थल पर ही वो पेज जो पुस्तक का पेज फाड़ते हुए नाराजगी व्यक्त की है। इससे पहले उन्होंने जो नारायणपुर की घटना हुई थी, वहाँ धर्म को लेकर जिस तरह से 2 समुदायों के बीच विवाद हुआ था, उसे लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि धर्म के लिए जो है इस तरह से धर्मांतरण कार्य नहीं होता है, केवल इसमें राजनीति होती है। धर्मांतरण करने वाले और धर्मांतरण कराने वाले और उसके पक्ष में जो इसके खिलाफ में जो आवाज उठाते हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ ही उनका इसमें छिपा रहता है। राजनीतिक स्वार्थ के चलते जो है धर्म को आड़ बनाया जाता है और इसके आड़ में जो है इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। लोगों को भी इसमें जागरूकता के लिए उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहाँ आदिवासी समुदाय आगे आया है, धर्मांतरण के खिलाफ हुआ, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है रेणु। जी बिल्कुल। अब ये देखा जा रहा है कि इसको लेकर लगातार सियासत भी हो रही है, क्योंकि हमेशा से ये क्या देखा जा गया है कि धर्म को लेकर कई बार जो वोट है उनको साधने की कोशिश की जा रही है। और शंकराचार्य जी महाराज बखूबी इस बात को समझ भी रहे हैं और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक वोट होता है उससे जीत भी हो जाती है, उससे हार भी हो जाती है। और यही कारण है कि इस तरीके की चीजें अपनाई जाती हैं ताकि वोट बैंक समेटा जा सके। मनीष। पूरे मामले में जो है एक एक चीज को उन्होंने विस्तार से व्याख्या करते हुए बताया कि लोकतंत्र की एक बयार बह रही है जिसमें हर कोई चाहता है कि अपने पक्ष में वो वोटरों को करे, क्योंकि जो पक्ष में हो या विपक्ष में हो हर एक मतदाता है और मतदाता को अपनी ओर साधने का प्रयास जो है दोनों ही राजनीतिक दल करते, खासकर जो प्रमुख राजनीतिक दल की, हालांकि उन्होंने किसी दल का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन यही है कि जो पक्ष में होते हैं और जो विपक्ष में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से सड़क सुरक्षा अभियान की तरफ। बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे सड़क सुरक्षा की इस बेहद जरूरी मुहिम से जुड़ने और आप सबको इससे जुड़ने का मौका मिला है। इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे साथ होंगी एक बहुत खास शख्सियत। वो आध्यात्मिक गुरु हैं, योग गुरु हैं
और जिंदगी को आसान बनाने के हुनर भी सिखाते हैं। समाज और प्रकृति के लिए मुहिम चलाते हैं। लेकिन इनकी शख्सियत का एक बड़ा पहलू ये भी है कि ये बाइक्स को लेकर भ्रमण पर निकल जाते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने हाल ही में मोटरसाइकिल पर यूरोप और मिडिल ईस्ट के 26 देशों में 100 दिन और 30,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। नॉन स्टॉप काम करते रहना उनकी आदत है और दुनिया की भलाई उनके अस्तित्व के मूल में है। I don't ride motorcycles for freedom. For me, when I was young, it was the most sensible way to see the world around me. हम स्वागत करते हैं सद्गुरु जी का। नमस्कारम सद्गुरु। Namaskaram. To start this conversation with your love of bikes, everybody is intrigued by your love of bikes. So how does this wandering mystic loves to explore the world, but loves to explore the world on bikes? Why bike, not anything else? Why not? There is a fashion of padayatra. There is a fashion. There could be Land Rovers and Jeeps and trucks and but why bike, Sadhguru? Well, I rode a lot of motorcycles when I was young, but I crisscrossed India. But that time the machines were of a different kind and the roads, you couldn't call them roads, most of it. Yes, yes. So after that, the last 30 years, I never ever even sat on a motorcycle. It's only when the Rally for Rivers came that people said, Sadhguru, why don't you ride? And I didn't even know if I can ride. 30 years, I've not sat on a motorcycle. Then in Bangalore city, I started riding and then I found I have not lost a day. So it was very much a part of me and then the pandemic came, everybody said keep social distance. So I thought riding fast enough on a motorcycle is the best way to keep social distance. So I rode all over America, I did 17 Native American nations and 20 US states. And then the the Save Soil movement came. You said, why not Padayatra? I thought about it. If I walk from London to Kaveri, going through Europe, Central Asia, Arabia and through India, that's sure death for me. I know that at this stage in my life. So the next option was to cycle. That also looked like a suicide to me. So I took the motorcycle. When I say motorcycle, people don't understand what it means to stay on a motorcycle for 100 days, ride 30,000 kilometers, not just riding, 691 events on the way. Wow. Because the thing was to move the people. Last 30 years I've been talking about soil, but everybody has been sleeping on it. All these millions of supports we have over 17 million volunteers around the world. If they wake up, it could happen. But they don't think soil is even an issue. So once I started riding, initially they thought Sadhguru is having fun. Then as they saw that every day I am putting my life to risk, these 100 days I could have died 100 times over. There were so many things, because we are not just riding. We are doing enormous number of events. 691 means on an average 7 events per day I'm doing. So riding 18 to 20 hours a day. So people thought I'm on a suicide mission, so everybody woke up
And that's why the movement became successful. Today, 81 nations are in the process of forming soil policy. So, the motorcycle was a judicious decision, not my love for motorcycles. Sadhguru, thank you and congratulations for the, the immense amount of success you had with your biking. Today in particular, we are here, I'm part of this campaign which we are running, Sadak Suraksha Abhiyan. This I would like to say one thing. See, one thing is, it's written in Hindi, I have to struggle to read it alphabet by alphabet, I read it. It's written in English, if I'm driving and I look at that board, it looks like Russian to me. Yeah. Okay? So, the maximum number of fatalities on road is in Tamil Nadu right now. So, southern Indian states, most of them cannot read this. So, we need to really think about that also. Yeah, so road signs, and definitely I think the people who are… See, especially on national highways, so elaborate boards is not something that they can read. I think we are just copying the international signages. It's good. But we must create more signages and educate people that this sign means this. Absolutely. So, sign language is important because we have so many languages. Yes, Sadhguru, because also the literacy level, while working on this campaign, I realized that that's another issue. We have many languages in this country, that's another issue. You're crossing a border and you're reaching somewhere else. So I think there are a lot of issues there in terms of… So that brings me to the consciousness. This entire movement is about, on one hand, about law and order. Have you, in your experience, now if somebody goes on a bike, as a biker, we were talking about biking, I think you talk to youth, they feel almost invincible on a bike. There is That's the reason going why they full ride. throttle, going full throttle. You'd never have the temptation of going full throttle on a bike where no holds bar, and as we say gati in Hindi, gati ke saath mati kaise aaye? You're saying playing with the fate. So how do you get good sense with speed? How do you get good sense with the speed? I mean, when you're sitting on a bike, you have got a machine in your hand, you're going full throttle. And Sadhguru, this question is also very important from your point of view because you empower people, spiritually empower people. How do you control power? How do you learn to control? You're putting me in a very bad spot. No, I'm not saying. Because whether it's traffic rules or any rule, I'm 100% abiding by the rules, for which I pay a huge price in day-to-day affairs of life in this country. Only crime that I commit is speed. Don't take that away from me. And see, 65 years I've been riding and driving otherwise. I've never been hurt anybody or hurt myself. That means I'm driving sensibly. But does not mean slow is sensible. It's a wrong perception of things. Now, at the same time, can everybody handle speed? There are many aspects to this. One thing is, for example, two-wheelers, because I'm supposed to talk about two-wheelers. I largely drive four-wheelers, but anyway, I'm supposed to talk about two-wheelers. The context is such, yeah. You do one thing from now on, you do this. When you're driving, if there's a two-wheeler going in front of you, first thing is check if these two wheels are aligned. Believe me, in this country, except for the first 6 months or maybe 8 months of driving, after that, nearly 70% of the vehicles are misaligned. That guy is going to fall very easily. Yeah. People don't know this, something as simple as this. Like this, he will sit like this and drive, he thinks he's balancing. The smallest excuse, he is going to crash or he's going to hit somebody because he's compromised his maneuverability in a serious way with something like that. Tire conditions. These are all things which need to be looked at. For commercial vehicles, there is something like every year there's a renewal of license or whatever, they have to go and check. But for a private vehicle, you can't do that, no authority can do that. So, one thing is the vehicular condition. Road, of course, there are many problems. It's great, new roads are coming up. I have also driven around both on two wheels and four wheels. Many roads in India are beginning to look like, even with flowers in between in the median, it's looking like California or Florida. Okay, it's great. But the drivers,
They don't belong to any of those places. But sir, how do you compare driving in India and driving in Europe and your experience? Do you enjoy driving there more than driving here? No, I love to drive in India because I like the challenge. But in terms of risk evaluation, it's terrible. You could kill yourself very, very easily. If not, it's another driver, it could be an animal, it could be anything, pothole or something can get you. Road humps are deadly dangerous because people who cross the road don't have the necessary awareness about their own life. You're putting road humps and road humps everywhere. Right now, we have road humps. Even going to the yoga center, you've seen there are road humps. But now if any VIP comes, they will remove all the road humps. So they are not to be bumped around. But all of us are bumped around all the time. And you put up the road humps, usually village panchayat will put up the road humps. It is not in any way safe, those road humps. So these are the three aspects: the mechanical condition of the vehicle that you ride, the road condition. Of course, for a two-wheeler, road condition is important, just this big stone can knock you off. And the condition of the drivers. See, it's very easy to do this. The government cannot do this. Let us say you allow NGOs and others to set up both training and certification for two-wheeler drivers. The license issuing the government can do, but if they're certified by an agency or an organization, they must naturally get the license from the RTO. If you make like that, we can make sure the quality of driver on the street is significantly improved. And even those drivers who have license, once in 5 years they must go through this. It is necessary to do that because whichever way they learn driving in the beginning, see, how we used to drive in this country 30 years ago and how you need to drive today because of the roads, the vehicles which are much faster, and also the traffic, the volume of traffic that's on the road and the number of people who are walking on the street, everything has changed. So I'm saying how we were driving then, how we are driving now is very different because the conditions have changed completely on all levels. Vehicle has changed immensely, technology has changed, road condition has changed, the population and the traffic levels have changed. At that time, you could simply drive with your eyes closed because if you drive from Mysore to Bangalore at that time, we would… और चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर शरद यादव जी का जो अंतिम पड़ाव है वो आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि परसों रात उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और ट्वीट के माध्यम से उनकी बेटी ने इस बात की जानकारी दी। पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर। और अब चूंकि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं शरद यादव और यही कारण है कि आज उन्हें उनके गृह ग्राम में आखिरी बार लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए मौके पर हैं और साथ ही आप देखेंगे कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। और ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जिस वक्त उनका जो पार्थिव देह है लाया गया और आज वे पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो काफी दुख की घड़ी, आखिरी विदाई उनको दी जा रही है और सीएम ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए और आज उनके अंतिम संस्कार की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। परिजनों का जाहिर सी बात है कि बहुत ही बुरा हाल इस वक्त है और पूरे परिवारजनों को ढांढस बंधाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने लगातार ट्वीट किए, बात की। और अब आप देखें कि आखिरी विदाई के दौरान उनको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली से दरअसल उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा हुआ है भोपाल, ओल्ड भोपाल, और यहां से अब उनके गृह ग्राम ले जाया जाएगा पार्थिव देह। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं
और आप देखें कि जो घर के अन्य सदस्य हैं वो भी मौके पर हैं और घर के जो परिजन हैं वो काफी शोक संतप्त और इस दुखद घड़ी में ढांढस बंधाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिजनों को सीधी तस्वीरें ओल्ड भोपाल ओल्ड एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैतृक गांव में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आखिरी विदाई कल दिल्ली के निवास में उनका जो शव है वो रखा गया था अंतिम दर्शन करने के लिए। लगातार लोग पहुंच रहे थे और आप देखिए कि अच्छा खासा करियर रहा है उनका, राजनीतिक करियर, और काफी मंझे हुए नेता, सभी के प्रिय। और आज जब उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लाया गया तो आप देखें कि प्रदेश के मुखिया भी मौके पर पहुंचे, बीडी शर्मा भी मौके पर पहुंचे और साथ ही परिजन भी मौके पर हैं। हालांकि जो वक्त है ये एक ऐसा वक्त है जिसे भूल पाना भी मुश्किल है और याद रख पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से शरद यादव ने अपनी पहचान बनाई और राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो एक सफल नेता रहे हैं और आज वे पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो परसों देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे और बीमारी के दौरान उनका इलाज किया जा रहा था। फोर्टिस हॉस्पिटल उनका इलाज चल रहा था और उन्होंने अंतिम सांस जब ली देर रात, बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी थी। और खबर रायपुर से, जहां चुनावी साल में तालमेल को लेकर पीसीसी सख्त नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने दिए सख्त तेवर। पीसीसी ने जारी किए सभी कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश, जहां मंत्रियों को दौरे के दौरान स्थानीय संगठन के साथ करनी होगी बैठक, जहां संगठन के लोगों को उचित सम्मान देने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों ने की थी शिकायत, प्रभारी मंत्रियों के दौरे की जानकारी तक नहीं दी जाती। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से और आप ये देखिए कि कांग्रेस में लगातार जो कड़ाई है वो देखी जा रही है। कुमारी शैलजा के दिए गए आदेश के दौरान अब मंत्रियों को निर्देश दिया गया है, मंत्रियों को दौरे के दौरान स्थानीय संगठन के साथ बैठक करनी होगी। स्थानीय संगठन के साथ बैठक करके आगे की रणनीति बनानी होगी। संगठन के लोगों को उचित सम्मान देने का निर्देश जारी किया गया है। जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों ने शिकायत की थी, प्रभारी मंत्रियों के दौरे की जानकारी तक नहीं दी जाती है और इसी पर कुमारी शैलजा काफी गुस्सा हुए। उन्होंने साफ किया कि जब भी मंत्री किसी भी क्षेत्र पहुंचे वहां पे जो संगठन कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करें, उनके साथ बैठक करें और कोई भी यदि उनको परेशानी है तो उसको लेकर भी विचार विमर्श करें और जल्द से जल्द उस परेशानी को दूर भी करें। से परंपरा रही है कि जब भी कोई प्रभारी मंत्री या दूसरे मंत्री किसी भी जिले के दौरे में जाते हैं तो वहाँ पे निवासरत प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी वहाँ के स्थानीय कांग्रेस जनों से और साथ ही प्रदेश जो जिला कांग्रेस के दफ्तर होते हैं वहाँ पे जाते हैं, परंपरा रही है। और उसी के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि शैलजा जी की मंशा है कि हमेशा बिना नागा के जब भी मंत्री जाएं तो उस जिले के कांग्रेस कार्यालय में अवश्य अपनी आमद दें। और चलिए अगली बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों जबलपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने कांग्रेस के किताब पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से देश तोड़ने का काम करती रही है। कांग्रेस की सोच नकारात्मकता से भरी है, उनका काम ही फूट डालो और काम करो का है। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी किताब में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाया था। कृषि क्षेत्र में जितना काम हुआ है वह अपने आप में अद्भुत है। 2014 से पहले कृषि विभाग का बजट मात्र 22-23 हजार करोड़ होता था और आज 1,32,000 करोड़ है। तिलहन मिशन के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बागवानी का क्षेत्र बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, नेचुरल खेती की ओर देश जा रहा है। इस दिशा में भारत सरकार बहुत ही प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है और उसका फायदा देश को भी मिल रहा है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा
मंत्री विश्वास सारंग ने अब कांग्रेस के अयोध्या मंदिर की तारीख पूछे जाने वाले सवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे हर नारे पर सवाल उठाती है। अब बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का शिलान्यास भी हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेला में 17 वार्ड हैं और हम चांदी की 17 ईंटों की हर घर में पूजा करके अयोध्या में भेंट करेंगे। लिए ये आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमने संपूर्ण क्षेत्र में पतंग महोत्सव और मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे युवा साथियों ने जहां एक और पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया, तो उसके साथ ही खिचड़ी और तिल गुड़ बांटकर प्रदेश और देश के लिए ये उत्तरायण का सूर्य का प्रवेश शुभ रहे, इसका संकल्प लिया। तो देखा आपने, राम मंदिर में भेंट करेंगे 17 चांदी के ईंटें और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कांग्रेस पर इस दौरान हमला भी सामने आया है। खबर बैतूल से कमलनाथ लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं की खेड़ली में बैठक ली जाएगी। आम सभा को भी संबोधित करेंगे कमलनाथ। तो बैठक के बाद छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ रवाना हो जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।